बहावलपुर में फिल्मी किस्म का वाकया पेश आया है। ये केस सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप सलमान खान की फिल्म दबंग से मिलती जुलती कहानी सुन रहे हैं। किरदार में दबंग फिल्म से मिलते जुलते भी हैं किरदार सारे। दबंग फिल्म में मुलजिम घर में छुप जाता है और फिर सलमान खान जो फिल्म में थानेदार चुलबुल पांडे के रोल में होता है घर पर छापा मारता है और इस मुलजिम को पकड़ता है। साथ ही इसकी नज़र सामने खड़ी सोनाक्षी सिन्हा पर पड़ जाती है। पहली नज़र में प्यार हो गया। ये मूवी का सीन है जो यकीनन 70-80% लोगों ने लाजमी देखा होगा। अब आते हैं बहावलपुर केस की तरफ। बहावलपुर में भी सेम ऐसा ही वाकया पेश आया है, जहां थानेदार मुलजिम को पकड़ने के लिए घर गया। वहां पर एक लड़की होती है। जैसे ही इसकी नज़र लड़की पर पड़ती है, ये थानेदार वहां दिल दे बैठता है। दबंग फिल्म के क्लाइमेक्स में हीरो प्लस हीरोइन यानी हीरो और हीरोइन जो हैं वो एंड पर एक हो जाते हैं, मगर बहावलपुर के केस में एक नहीं होते, बल्कि इस केस में लड़की इस थाने में जाकर इसी थाने में तैनात थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देती है। और ये मुकदमा दर्ज होता है, इसकी तफसीलात सारी आपको बताते हैं कि लड़की कौन है, थानेदार कौन, थाना कौन सा था। भाई मारने तो आप छापा गए थे, पकड़ने तो आप मुलजिम गए थे, वहाँ भी आप दिल दे के आ गए और फिर दिल दे के आप जाति तक कैसे पहुँचे, इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। बहावलपुर का ये अफसोसनाक वाक़या है और इलाका है मुश्ताक कॉलोनी। यहाँ पर घर के जो सरबराह हैं वो खातून हैं। खातून का नाम है शगुफ्ता उस्मान। इनके मियाँ का इंतकाल हो चुका है और इनके मियाँ का नाम है राशिद मुस्तफ़ा साहब। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी अता फरमाई, यानी अकलौती बेटी। वो अकलौती बेटी जो है इसका नाम रखा गया इकरा। इकरा पढ़ने लिखने में ज़हीन और लायक लड़की थी। स्टडीज़ में इसने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। जब डिग्री होल्डर हुई तो अपनी नौकरी की तलाश का आगाज़ किया। अच्छी जॉब मिल जाए तो घर का सारा खर्च चलता था बाप की विरासत में मौजूद एक दुकान के किराए से, क्योंकि कमाने वाला दुनिया से चला गया। भाई इसका और कोई नहीं था। अब मैं आपको जो तमाम की तमाम तफसीलात हैं वो बता रहा हूँ और देने जा रहा हूँ। ये सारी तफसीलात शेयर की हैं इकरा ने, जो हमारे आज के केस का मेन करैक्टर है। अक्टूबर 2024 रात के 9 बजे इकरा के घर एक मुलजिम कूद कर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे वो मुलजिम नीचे आता है, कहता है कि इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझे छुपा लें, किसी को बताना नहीं, मैं बेगुनाह आदमी हूँ। अब इकरा और इसके वालिदा खौफ खा गई, डर गई, बाहर की तरफ भागी और अंदर ही अंदर सोच रही थी कि पता नहीं कौन सा बंदा घर के अंदर घुस आया है, कोई डाकू है, कोई कातिल है, कोई कत्ल वगैरह तो नहीं करके आया, आखिर यह बंदा है कौन। खौफ खा गई दोनों बाहर भागी तो जाकर देखा कि गली में नफरी लगी हुई है पुलिस की। देखा कि पुलिस का डाला खड़ा हुआ है और पुलिस किसी बंदे की तलाश में है, और इस बंदे की तलाश में जो इनके घर छुपकर बैठा हुआ है, यानी जो दीवार फलांग कर अंदर आया वो इनके घर में मौजूद है। माँ और बेटी समझदारी के साथ पुलिस को इशारा कर देती हैं और बताती हैं कि हमारे घर में वो बंदा छुपकर बैठा है, इधर जाकर ढूंढो उसे। पुलिस इस इशारे को समझते हुए फौरन रिएक्ट करती है और घर के अंदर घुस जाती है और जाकर मुलजिम को दबोच लेती है, पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ से बड़ी दिलचस्प कहानी शुरू होती है। जो वाक़या है इसका आगाज इसी पॉइंट से हुआ, ये टर्निंग पॉइंट है, सुनिए। नफरी जो आई, जो गली में मौजूद थी और जो इस घर के अंदर घुसी जहाँ से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, इस नफरी में एक पुलिस मुलाजिम जो कि सब इंस्पेक्टर है, इसका नाम है एहतशाम।
इकरा बताती है कि मुझे एहतशाम कहता है कि अपना नंबर दो। इकरा कहती है क्यों, मैं आपको अपना नंबर क्यों दूं भाई। एहतशाम कहता है आपके घर से बड़ा खतरनाक किस्म का मुलजिम हमने पकड़ा है। कल को इंक्वायरी के सिलसिले में आपसे कोई राब्ता करना पड़ सकता है, कोई तहरीर लिखवानी पड़ सकती है, कोई वकूए की जगह बतानी पड़ जाए तो हम आपसे राब्ता कैसे करेंगे, इसलिए आपका नंबर मांगा है। इकरा कहती है अच्छा ओके गेट इट, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ और फिर अपना नंबर नोट करवा देती हैं इस मुलजिम को। सब इंस्पेक्टर जो एहतशाम है उसको अपना नंबर दे देती हैं। 22 दिसंबर को 2 माह के बाद एहतशाम फिर से कॉल करता है और गुफ्तगू की। इस कॉल पर यह कहा आप लोग कितने बहन भाई हो। इकरा ने कहा मैं तो अकलौती हूँ, मैं तो अकेली हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। अच्छा वालिद साहब कहाँ हैं आपके। मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए। अच्छा तालीम कहाँ तक हासिल की। मैंने ग्रेजुएशन किया है, जॉब की तलाश में हूँ। इंटरव्यू वगैरह अप्लाई किए हैं ऑनलाइन, आप देखें और कोई जॉब पर बुला लेगा तो ठीक है। बस ये बातें इंट्रोडक्शन होता रहा। फिर आगे से वो मजीद ये भी कहता है आपके आगे पीछे कोई नहीं, मुझे आपके आगे पीछे कोई नहीं, किसी भी गलत किस्म के बंदे के हत्थे ना चढ़ जाना। तुम ये तसल्ली रखो इकरा की तुम्हारे जॉब तलाश करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सपोर्ट करूँगा, अपने सोर्सेज इस्तेमाल करूँगा। और फिर कहता है अपना ख्याल रखें जनाब। फ़ोन बंद हो जाता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और फिर ये कॉल्स का जो सिलसिला है ये मुसलसल 3 माह तक जारी रहता है। 13 मार्च को एहतशाम सब इंस्पेक्टर फिर से कॉल करता है। इकरा को कहता है आज शाम 6 बजे तुम्हारा इंटरव्यू है। मैंने जॉब के लिए किसी को कहा हुआ था तो उन्होंने तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा, तसल्ली रखो, तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम सिर्फ इतना करना कि यूनिवर्सिटी चौक में आ जाना, मैं वहां से गाड़ी पर तुम्हें पिक कर लूँगा। आते हुए अपनी सीवी लेकर आनी है, आते हुए अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे लेकर तुमने आने हैं। कहती है डन। शाम को 6 बज गए और 6 बजे इकरा यूनिवर्सिटी चौक पर चली गई। टाइम के मुताबिक एग्जैक्टली आगे गाड़ी रुकी हुई थी। एहतशाम सब इंस्पेक्टर की बैठ गई। इसने ड्राइव करना शुरू किया। सीधी ब्रेक लगी एक बिल्डिंग के आगे। इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर तुम्हारा इंटरव्यू है, वहाँ ऑफिस बना हुआ है। मैं गाड़ी पार्क कर लूँगा, फिर चलते हैं दोनों ऊपर। जब 3rd फ्लोर पर पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ तो कोई ऑफिस था ही नहीं, वहाँ तो फ्लैट था। इतने में एहतशाम ने अपनी गन निकाली और असले के ज़ोर पर मेरे साथ ज्यादती कर डाली। ये सारी बातें इकरा बता रही है। ज्यादती करने के बाद ये कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, मुझे तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की की तलाश थी जिससे मैं शादी करूँगा, और तुम्हें तो जॉब भी चाहिए, तो पहले मैं तुम्हारी जॉब लगवाऊँगा फिर तुमसे शादी करूँगा। इसके बाद वापसी पर इसे गाड़ी में बिठाया और वापस यूनिवर्सिटी चौक पर ले आया, लाकर वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। लड़की उतरी और खामोश खामोश अपने घर चली गई। 3 माह तक इसने आवाज़ नहीं निकाली, किसी को कुछ नहीं बताया। 3 माह के दौरान जॉब भी ना लगी, शादी की कहानी तो कहीं दूर ही रह गई थी। 16 जून को मैंने ये सारी बात अपनी वालदा को बताई। कौन कह रहा है? इकरा ये बात कह रही है। अम्मा बेचारी अपना सर पीटने लग गई कि तुम अब बता रही हो 3 माह के बाद। माँ और बेटी ने यह फैसला किया कि हम थाने चलते हैं, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन भावलपुर। ये चली गई माँ बेटियां थाने। इसके बाद कागजी कार्रवाई की जाती है, FIR दर्ज की जाती है जिसकी मुद्दइया बनती है यही लड़की इकरा, और यह मुकदमा दर्ज किया जाता है 376 का, यानी ज्यादती का। दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाजम जो एहतशाम है, सब इंस्पेक्टर है, ये शख्स इसी थाने में तैनात, यानी कि इसकी पोस्टिंग भी सिविल लाइन थाने की है और इस पर मुकदमा भी सिविल लाइन थाने में हुआ। इसने रेड भी सिविल लाइन थाने की तरफ से ही की थी।
कैसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो सारा मैंने आपको तफसील बताई, मालूमात बताई, ये तफसीलात इकरा की ज़ुबानी है। FIR में दर्ज बहुत सी बातों पर हमें इख्तलाफ है। हम ये कहते हैं कि अक्ल रखने वाला, जहन रखने वाला, दिमाग रखने वाला, अच्छे बुरे की तमीज़ रखने वाला, मुआशरे में उठने बैठने वाला, बेटी, बहू, बाप और भाई, फैमिली वाला हर बंदा मुझे इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। असले की ज़ोर पर ज़्यादती होती है। बेशुमार केसेस मैंने देखे, डाकू भी करते हैं, शराब भी करते हैं, कबाबी, ये सब असले के ज़ोर पर ज़्यादती करते हैं। फिर गाड़ी पर भी छोड़कर नहीं आते, फिर इधर उधर मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, छुरी फेर देते हैं, वहाँ बांध कर फेंक आते हैं, फसलों में फेंक देते हैं, वगैरह वगैरह। फिर ये नहीं कहते कि आओ गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ के आऊँ। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। दूसरी बात, ज़्यादती करने के बाद अमूमन जो मुल्ज़िम होता है या तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है या अपने टारगेट को मारने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये बताती हैं कि ज़्यादती करने के बाद इसने मेरी तारीफ़ें शुरू कर दी कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम जैसी लड़की ढूंढ रहा था, मैंने शादी करनी है, चलो तुम खुद ही आगे चलकर मैं तुमसे शादी करूँगा। ऐसा कभी आपने सुना है क्या? मैंने तो कभी FIR तक नहीं सुनी। ये सब कुछ इकरा ने FIR के अंदर दर्ज करवाया। ये मेरा ज़ाती तजर्बा नहीं, FIR की लाइंस हैं और फिर मैंने आपको बता दी तफसील से। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, किसी के साथ ज़्यादती होती है वो 3 माह तक कैसे खामोश रहता है और क्यों खामोश रहता है? क्या ऐसा होगा कि वो डर गई, सहम गई, खौफ खा गई, साइड पर रखो ये सारी चीज़ें, 3 माह के बाद फिर क्यों याद आया, ये सारी चीज़ें फिर कहाँ चली गई? डर, खौफ वगैरह वगैरह। और ये कोई अनपढ़ किस्म की लड़की नहीं थी, ये ग्रेजुएट है, अनपढ़ नहीं है, ऐसी नहीं है जिसने कभी घर से बाहर देखा ही नहीं, घर से बाहर की दुनिया क्या होती है। कॉलेज जाती रही है, बाकायदा तालीम हासिल की है, जॉब की तलाश कर रही थी और फिर इसको नहीं पता था कि पुलिस वाले ने मेरे साथ गलत किया है, मैंने आवाज़ उठानी है। 3 माह बाद इसको क्यों याद आया? अब हम इकरा पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम एहतशाम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। हम इसकी भी नीयत गंदी हो या इनमें से जो भी हो, तफ्तीश तो पुलिस ने ही करनी है। हमने बहुत सी ऐसी प्रोफेशनल ख़वातीन को देखा है जो शरीफ मर्दों को बदनाम करती हैं ज़्यादती के इल्ज़ाम में। मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो खुद ही खड़े खड़े कपड़े फाड़ के थाने चले जाती हैं। जी मेरे तो कपड़े फाड़ दिए इस बंदे ने। ऐसे SHO पर्चा देता है, कपड़े फटे हुए हैं, इसने अपनी कुर्सी नहीं बचानी। ज़्यादती हुई नहीं हुई, 3 माह लग गए 4 माह साबित करने में। 4 माह तक किसी ने क्या देखा, अब तो पगड़ी पाँव में आ गई। 2 दिन के बाद पूरे ख़ानदान में, मुआशरे में, मोहल्ले में ये बंदा इस बंदी के साथ गलत काम करके आया है। 4 माह के बाद आपको पर्चा भी थमा देंगे कि भाई नहीं, ये तो बेगुनाह था, इसका तो DNA मैच नहीं हुआ, इसकी तो रिपोर्ट्स में नहीं आया, इसने ज़्यादती की, कौन सुनता है?